आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जीवन के सामने अड़कर खड़े हो जाते हो, उससे डरते हो, उसके दबाव को सहते हो। तुम किस बात को उचित कहते हो, किस बात को अनुचित कहते हो, इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। क्या तुम साफ साफ ये बात कह सकते हो कि तुम जो जी रहे हो वो बिल्कुल ठीक है? या ये कहना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कह दिया हमने कि यही सही है? इसके अलावा और क्या सही होता है? जो मैं सुन रहा हूँ, मैं जो जितना जानता हूँ, मैं जितना सोचता हूँ, ये जो भी आया है मेरे पास, क्या ये मैं ही हूँ? क्या ये मेरा ही है? हमें बिल्कुल भरोसा भी नहीं आएगा कि ये कुछ भी इसमें से हमारा है, 1% भी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई सिखाए ना कि सुंदरता क्या होती है, तुम्हें कोई सिखाए ना कि अच्छाई क्या होती है, नीति क्या होती है, फैशन क्या होता है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा अपना क्या है? तुम उसको सुंदर मानते हो जो सुंदरता तुम्हें सिखाई गई है, वरना तो सुंदरता तुम्हारे लिए तुमसे थोड़ी निकली है। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हें जो दिखाई देता है वह सुंदर ही है, या फिर यह सुंदरता तुमने उधार ले ली है, या यह सुंदरता तुमने यूं ही बोल दी है और इसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं। जिसको तुम सुंदरता कह रहे हो, क्या वास्तव में वह सुंदरता तुमसे निकलकर फैलती है? तुम जानते हो यह सुंदरता ही है, या एक ढर्रा बन गया है कि इसी को सुंदरता कहते हैं, यही सुंदरता है? ठीक वैसे ही कितने ही ढर्रे, बल्कि सब कुछ ही तुम्हारे पास अपना क्या है? तुम्हारे कपड़े के ढंग दूसरे द्वारा तय किए गए, तुम्हारे चलने फिरने के ढंग, तुम्हारे खाने पीने के ढंग, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, और जिन्होंने तय किए उनके भी तय नहीं हैं, वक्त के अनुसार बदलते रहते हैं। आज से कुछ 50 साल पहले की ही बात सोचो। उस समय के कपड़े, उस समय का खाना, उस समय का व्यवहार क्या हुआ करता था, और उस समय की सुंदरता के क्या मायने हुआ करते थे? क्या वह मायने आज लागू हो पाएंगे? नहीं हो सकते। तो तुम जिनकी मान के चल रहे हो, बाहर के लोगों की, वो खुद अपनी किसी बात पर टिकते नहीं। पुराने लोग तो हफ्ता वसूली भी करते थे, आज वो संभव नहीं है, वैज्ञानिक युग है। और हफ्ता वसूली को, भाईगिरी को बड़ा ऊंचा पद मानते थे। मैं इस एरिया का भाई है बॉस, बॉस हूँ, बॉसगिरी, भाईगिरी। और यही नितांत मूर्खता की बातें पहले चलती थी। और तुम ये कह सकते हो कि कितने मूर्ख लोग रहे होंगे वो। ये कोई बात है कि सप्ताह होने पर हफ्ता वसूली करो? ऐसे लोगों को पकड़ा क्यों नहीं, पीटा क्यों नहीं, जेल में डाल देते? लेकिन उस समय पर ये संभव नहीं था, और इस समय पर यह बड़ी बात मानी जाती थी। अरे समय तो ऐसा भी रहा है कि किसी के राज्य पर आक्रमण कर दो और उसको जीत लो। पहले एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण ही तो किया करता था और जीत लेता था, और जीत जाता था तो उसका ही हो जाता था। लेकिन आज तो तुम किसी पर आक्रमण करोगे तो तुम्हारा और छिन जाएगा। आज तो पूरा मुद्दा ही अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। तुमसे जवाब मांगा जाएगा कि तुमने किसी भी देश ने अगर किसी भी देश पर बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया तो उसका जवाब देना पड़ता है, क्यों आक्रमण कर दिया।
और उसके साथ जो देश गलती पर गलतियां किए चला जाता है और मानता नहीं है, उसका व्यापार ठप्प करवा दिया जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था खोखली पड़ने लगती है, अपने आप ही हल्का हो जाता है, वो देश निम्नता में पहुंच जाता है। तो आज तो भाईगिरी नहीं चल सकती, तो वक्त वक्त की बात होती है। जिस समय पर वो चलती थी, जिस समय बाहुबल प्रधान था, अब तो बुद्धिबल प्रधान है। तो बाहुबल प्रधान था तो बाहुबली भी हुआ करते थे उस समय पर। उस समय जैसी सुंदरता थी, फैशन थे, ढर्रे थे, वही बातें बदलती चली गईं। तो उस समय भी लोग नींद में थे। आज तुम उन लोगों की बातें सुनोगे, सोचोगे कि ऐसे भी लोग थे, तो तुम्हें हंसी आएगी। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम भी मूर्ख हो, तुम्हारा भी कुछ अपना नहीं है। तुम्हारा क्या अपना है? तुम्हारी हरकतों पर आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस पीढ़ी में हो। बात यह है कि अगर कुछ भी तुमसे निकलता है, सुंदरता कोई भी हो तुमसे निकलती है, तर्क कोई भी हो तुमसे निकलता है, तो तुमसे निकलने के कारण ही उसमें जान पड़ती है और तुम्हारा व्यक्तित्व अनूठा हो जाता है। उस पर फिर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप बुद्ध को, आप आइंस्टाइन को कभी भी फीका नहीं पाएंगे, चाहे वो किसी भी शताब्दी में रहें। आज भी नागार्जुन को, आर्यभट्ट को कोई भी ये नहीं कहता कि ये कमज़ोर व्यक्ति रहे थे या फिर ये डर्रे वाले थे, क्योंकि ये डर्रे वाले थे ही नहीं, मौलिक व्यक्ति थे। और एक बात और ध्यान रखना कि मौलिकता सब में होती है, तुम में भी है, परंतु तुम अपनी मौलिकता को जगाते नहीं हो। आर्यभट्ट की सुंदरता शेष है, बाकी सारी सुंदरताएं समाप्त हो गई, क्योंकि ये तो दिन और रात की तरह थे। एक दिन आया, एक रात आई, फिर दिन आया, फिर रात आई, धूप ढलती गई और हर धूप ढल जाती है, हर धूप, हर समय गुजर जाता है। इसलिए समय की इस आंधी में तुम ऐसे ना बनो कि उड़ जाओ। तुम उड़ रहे हो, तुम्हारा कोई अपना मौलिक अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी परिभाषाएं दूसरों से आई हैं, तुम्हारे विचार दूसरों से आए हैं, और यहाँ तक कि तुम्हारी बुद्धि भी दूसरों से आई है। तुम्हें एक बात पता है, जैसा दुनिया सोचती है वैसा ही तुम क्यों सोचते हो? इसलिए सोचते हो कि तुम्हारा कुछ अपना नहीं है। याद रखना, 99% व्यक्ति हर समय, हर युग में, हर समय में, हर शताब्दी में ऐसे होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनकी कोई अस्थि नहीं होती, जिनका सब कुछ दूसरे से आता है पूरा। तुम्हें कुछ भी प्रचारित प्रसारित तुम्हारे अंदर किया जा रहा है, तुम उसको देख रहे हो, कोई भी फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म से कुछ भी सीख रहे हो और फिर उसको देखते जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैं क्यों देख रहा हूँ, तुम थोड़े देख रहे हो, तुमसे दिखवाई जा रही है। तुम्हें पहले उसकी आदत लगाई। मार्केट ऐसे ही चल रहा है, बाजार और क्या है। बाजार में तुम नहीं खरीद कुछ कर रहे, बाजार ने तुम्हें ही खरीद लिया है। पहले तुम खरीद खुद बन गए हो, बाजार ने खरीदार पहले खरीद लिया, फिर खरीदार ही खरीदारी करने आता है। पहले तुम खरीदे जा चुके हो, तुम्हारा मन खरीदा जा चुका है। तुम्हें इस तरह के कपड़े तुम्हारे सामने विज्ञापन के जरिए, फैशन के जरिए पहुंचाए जा चुके हैं कि वही तुम्हें पसंद आएंगे। अब किसी अभिनेता के पास देख लिए, किसी अभिनेत्री के पास देख लिए, या किसी कार्यक्रम में देख लिए, और वही कपड़े फिर तुम्हें पसंद आ जाएंगे और उन्हीं कपड़ों को फिर तुम खरीदने जाओगे। ये उनका अपना तरीका है, तो अपना विज्ञापन करने का, अपना प्रचार करने का, ऐड दिखाने का। तुम्हारा अपना है क्या? तुम कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ये दूसरे डिसाइड करते हैं। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारे खाने का स्वाद। अब समोसे सबको पसंद आते हैं, अब जा रहा है समोसे खाने हर कोई, और सब समोसे ही खा रहे हैं। समोसे में स्वाद है ऐसा नहीं है, पहले तुम में समोसे का स्वाद डाला गया और फिर तुम्हें समोसा पसंद आ गया। सबकी एक जैसी ही उत्सव मनाने की प्रक्रिया क्यों होती है? गौर से देखो, पार्टी हो रही है, शराब, शबाब, कबाब,
इन 3 चीज़ों से बढ़कर कुछ नहीं होता। 3 चीज़ें ही मुख्यतः होती हैं। तुम्हारा अपने आप में मौलिक कुछ नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान भी वह है जो सबका है, नहीं तो वो ज्ञान ही नहीं समझा जाएगा। तुम कहते हो कि मैं जानता हूं कि जनरल नॉलेज क्या है, सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, इससे रद्दी ज्ञान कोई नहीं होता। सबसे रद्दी ज्ञान सामान्य ज्ञान होता है। और फिर आज तो समय ऐसा है जिसमें ये बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहा है। अरे जब तुम्हारे पास गूगल है तो तुम क्यों सारे देशों की राजधानियां याद कर रहे हो, सारे देशों की मुद्राएं याद कर रहे हो? गूगल पर एक सर्च में तुम्हें पता चल जाएगा और तुम पूरी जिंदगी खोपड़ी लगाते रहोगे कि इसकी राजधानी क्या है, मैं इसकी भूल गया, मैं उसकी भूल गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी शिक्षा पद्धति और कैसी शिक्षा ले रहे हो तुम? एक पागल आदमी से ज्यादा ये कुछ हो नहीं सकता है। एक आदमी अचानक जाके किसी के घर को हथौड़े से फोड़ने लग जाए और कहने लग जाए कि मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, तो तुम उसको क्या कहोगे? कहोगे क्या? सीधा पीटोगे। ठीक वैसे ही है जो तुम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, जिसमें कोई कौशल नहीं है, कुछ दम नहीं है, ये क्या है? बजाय इसके तुम अपना रीजनिंग विकसित करो, अपना वैज्ञानिक तंत्र बनाओ, तटस्थता सीखो, तटस्थ होकर वैज्ञानिक तरीके से सोचना सीखो, नए तरीके से सोचना सीखो और उचित जगह जो काम मशीनें कर सकती हैं उन कामों को मत करो। आदमी बनो, मानव बनो, मशीन नहीं। और मानव के लिए यह जरूरी है कि जो मशीनें कर सकती हैं, बस मशीन तुम्हें चलानी है। अब मशीन बनाई जा चुकी हैं तो जो काम मशीनें कर ही लेंगी। और तुम कितनी लड़ाई करोगे मशीन से? तुम मशीन से ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते। मशीन तुमसे ज़्यादा ही काम करेगी, तुम कुछ भी कर लो। गूगल से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग स्टोर नहीं कर सकता। और स्टोर करने की बात ही नहीं है। आदमी को अपनी स्मृति नहीं बढ़ानी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। सूचना नहीं बढ़ानी, सार बढ़ाना है। हम तो सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। ये एक सूचना है कि इस समय फलाना कोई भी एक्टर रात को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच क्या कर रहा है। अब इस बात को तुम्हें जानकर क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसे कहते हैं सूचना। हाँ, तुम्हें कोई काम हो तो सूचना होनी चाहिए, ये भी एक सूचना है। और किसी देश की तुम राजधानी याद कर रहे हो, ये भी एक सूचना है। सूचनाएं तो सूचनाएं होती हैं, और सूचनाएं तभी काम आती हैं जब सूचनाओं की आवश्यकता हो, वरना सूचनाओं को याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब कोई क्या कर रहा है 8 से 8:30 बजे के बीच में, इसका तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कोई काम नहीं है। तो ठीक है, फिर किसी देश की राजधानी का भी कोई काम नहीं है। और किसी भी परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो उससे घटिया परीक्षा कोई हो नहीं सकती। हमारा वित्त मंत्री कौन है, फलाना कौन है, ये कौन है, वो कौन है, इन बातों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना याद करो कि वित्त मंत्री क्या होता है। ये याद मत करो कि कौन है, क्या है। उसमें पूरी जितने भी उसके साथ साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके जो पद हैं, फिर उनके भी नाम याद करो। क्या मतलब है? वो अपना काम कर लेंगे, छोड़ो उनको। बच्चों को ये सिखाओ कि क्या उनके लिए आवश्यक है और कैसे उनकी प्रतिभा विकसित होगी, वो क्या कर सकते हैं। हमारी सारा कुछ शिक्षा भी यूं ही है, ये भी दूसरों द्वारा दिया हुआ डर रहा है। इसलिए जब तक तुम अपने आप का सोचना नहीं सीखोगे, इसलिए तो सब कहा गया है कि सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपना सार जानता हूँ। तुम्हें सबको हर कोई धोखा दे देगा अगर तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, अगर तुम में अपनी मौलिकता नहीं है। मौलिक ज्ञान, अपना ज्ञान। इसलिए अध्ययन नहीं, स्वाध्ययन, अपना अध्ययन, यही श्रेष्ठ है। तुम अपनी ही कमजोरियों को देखोगे तो पता चलेगा कि मैं कहाँ कमजोर हूँ। दुनिया की कोई भी शिक्षा तुम्हें यह नहीं बता सकती कि तुम कहाँ कमजोर हो। तुम्हारी शिक्षा जो तुम्हारी ही होगी, जो तुमसे निकलेगी। अब तुम्हारा स्वास्थ्य कब खराब होता है, किन ऋतुओं में खराब होता है,
ये कोई किताब थोड़ी बता सकती है। हाँ, इतना बता सकती है कि देखो सर्दी के कारण ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कारण बता सकती है, लेकिन वो कारण तुम पे कैसे काम करते हैं और तुम्हारी तासीर क्या है, तुम्हारा ढंग क्या है, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। ये तो तुम ही जानती हो अपने बारे में, तुम्हें किस चीज़ एलर्जी है, तुम्हारी तासीर क्या है मौसम के सापेक्ष, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम किस जगह पैदा हुए हो, और तुम्हारे अनुसार ही सब कुछ होगा, और तुम्हारी सीमाएं कितनी हैं, तुम्हारा ज्ञान कितना है, और तुम्हें कैसे अपने ज्ञान को आगे लेके जाना है, तुम्हें कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, ये बातें तुम्हें पता हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी स्थिति को कोई नहीं बता सकता, तुम्हारी अंतर स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी दूसरे का है वो तुम्हारा शोषण करने के अलावा कुछ काम नहीं आता। कोई भी लड़का बलात्कार करता है, ऐसा नहीं है कि उसने बलात्कार किया, वो तो जानता भी नहीं था जब वो पैदा हुआ था, परंतु उदार ज्ञान कि बलात्कार होता है और बलात्कार ऐसे होता है। उसने भी अपना उसके अंदर कुछ था नहीं, आत्म तो कुछ होता नहीं, स्वयं का तो कुछ होता नहीं, वो जानता भी नहीं कि क्या है, कर दिया बलात्कार। अब ये बलात्कार कोई बच्चा नहीं करता, कभी भी कोई बच्चा बलात्कार नहीं करता, सारे बलात्कार समाज करता है। समाज सिखाता है कि ऐसे ऐसे बलात्कार होता है, इसको बलात्कार कहते हैं। और दूसरी बात है, इस बलात्कार की प्रक्रिया में क्या बलात्कार हो गया। औरतें फांसी लगा लेती हैं, वो कहती हैं कि मेरा बलात्कार हो गया। औरत का कैसे बलात्कार हो गया। एक औरत सड़क से होकर जा रही है, उसको किसी भी लड़के ने पकड़ लिया, अब इससे उसका बलात्कार कैसे हो गया। बलात्कार तो उसका हुआ ना जिसने पकड़ा, सारी गलती उस लड़के की, उसके खिलाफ अत्याचार हुआ। अत्याचार जो करता है वो गलत होता है, और सच ये है कि जिसने किया सारी गलती उसकी थी, और आत्महत्या करेगी वो लड़की, और वो सोचती है कि उसका बलात्कार हो गया। बलात्कार कैसे हो गया, रेप कैसे हो गया। रेप होता है अपनी नज़रों में गिर जाना। अब ये लड़की जो सुसाइड करने जा रही है, ये समाज ने सिखाया कि तेरा बलात्कार हो गया, नहीं तो इसका बलात्कार कैसे हो गया। क्या इसकी पूरी इज्जत इसके गुप्तांग में ही सुरक्षित थी। हर औरत की इज्जत एक ही होती है कि इसका गुप्तांग किसी ने पकड़ लिया या छू लिया या स्पर्श कर लिया, इससे उसकी इज्जत चली गई। कैसे चली गई, क्या प्रमाण है कि उसकी इज्जत चली गई। इज्जत का संबंध कहां से इस बात से हो गया कि तुम्हारे शरीर को किसी ने स्पर्श कर लिया। शरीर से इज्जत का क्या संबंध हो गया। और दूसरी बात यह है कि वह इज्जत जो दूसरे द्वारा लूटी जा सकती है वो इज्जत ही नहीं होती मेरी नज़रों में। इज्जत कोई लूट नहीं सकता, इज्जत कभी लूटी ही नहीं जा सकती। इज्जत सिर्फ लुटाई जा सकती है, लूटी नहीं जा सकती। सम्मान सिर्फ हम अपना नष्ट करते हैं, हमारा कोई सम्मान नष्ट नहीं कर सकता। जब तक हम अपना सम्मान नष्ट नहीं कर देते तब तक हमारा कोई सम्मान नष्ट नहीं कर सकता। जब तक हम अपनी इज्जत नहीं लूट लेते तब तक हमारी कोई भी इज्जत नहीं लूट सकता। याद रखना, जो लड़का है जिसने ये सब किया, एक लड़की बस वो फंस गई उस जगह पर। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती लड़के की थी कि उसने पकड़ा। अब इज्जत तो उस लड़के की गई क्योंकि उसने कुकर्म किया। कुकर्मी कौन, जो भी कुकर्म करता है उसकी इज्जत जाती है। जिसने भी दुष्कर्म किया है उसकी इज्जत गई है। इसको दुष्कर्म इसलिए ही कहा गया है, रेप को दुष्कर्म कहना चाहिए, बलात्कार नहीं कहना चाहिए। बलात्कार शब्द बिल्कुल संबंधित है स्वयं से। बलात्कार स्वयं के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारा बलात्कार, ये जो बलात्कार शब्द है ना, बलपूर्वक किया गया अत्याचार, इसको बलात्कार कहते हैं। और ये जो बलात्कार है ये हम ही करते हैं अपने ऊपर। बलात्कार कभी दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा दुष्कर्म कर सकता है, बलात्कार नहीं कर सकता। अब तुम कहोगे बल का प्रयोग करके हम पर ही तो अत्याचार कर रहा है। नहीं, अत्याचार कर रहा है पर वो अत्याचार दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा। बलात्कार तो हम अपनी ही इंद्रियों का करते हैं। बलात्कार होता है ये कि तुम्हारी इंद्रियां जितनी कर सकती हैं उससे भी अधिक तुम उनसे कुछ करवा रहे हो, इसको बलात्कार कहते हैं। संभोग करने के लिए बाजार में तुम हार्मोन बिल्स ले रहे हो, तुमने ऐसी गोलियां ले ली जिनसे कि इंद्रियां जितना काम नहीं कर सकती थी उससे ज़्यादा करने लगी।
तो ये बलात्कार हुआ, शरीर का बलात्कार हो गया। किसी ने मसल बनाने के लिए कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह ले लिया, ये बलात्कार हो गया शरीर का। तुम्हें कोई हक नहीं था। आत्म हिंसा बलात्कार कहलाती है और पराई हिंसा दुष्कर्म कहलाती है। बलात्कार हम ही कर सकते हैं अपना। और दूसरी बात यह है कि किसी में इतना बल नहीं होता कि बलात्कार कर सके दूसरे के ऊपर। हमारे ऊपर कोई बलात्कार कर सके, इतना किसी में भी ताकत नहीं होती कि हमारे ऊपर बलात्कार कर सके। बलात्कार हमेशा हम ही करते हैं, कोई और नहीं करता। हम अगर चोर हैं तो 1000 लोग हमसे चोर चोर कह देंगे, पर हम पहले चोर हुए इसलिए और लोग कह सके। तो हमने पहले अपने को चोर बनाया, इसलिए हम चोर हुए। और हम अपनी नज़रों में चोर हैं इसलिए चोर हैं। हम अगर अपनी नज़रों में चोर ना होते तो दुनिया में कोई अरबों खरबों भी लोग कहें कि तुम चोर हो, तो भी तुम चोर नहीं होते। तब तुम्हारा चोर सिद्ध किया जाना असंभव है, तुम चोर हो ही नहीं। लेकिन अगर तुम चोर हो तो तुम सिद्ध हो जाओगे, और तुम तुम्हारी नज़रों में खुद ही सिद्ध हो जाओगे। तो बलात्कार उसका हो जाएगा जो अपनी नज़रों में सिद्ध हो गया, बलात्कारी, उसका बलात्कार होता है। तो किसी का भी बलात्कार नहीं होता, किसी लड़की का कभी बलात्कार नहीं होता, लेकिन समाज ने उसका बलात्कार कर दिया ये कहकर कि तेरा बलात्कार हो गया। अब ये बात समाज ने सिखा दी। गौर से देखो तो उसका बलात्कार नहीं हुआ, उसको जीने नहीं देता समाज। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमारा झूठा सम्मान होता है। हम तो ये देखते हैं कि इसका शरीर किसी ने छुआ है, इसके गुप्तांग में किसी ने अपना गुप्तांग स्पर्श किया है, इसीलिए इसकी इज्जत चली गई। वारे इज्जत, कैसी तुम्हारी इज्जत है? 2 कौड़ी के तुम्हारे परिभाषाओं के जंजाल तुम्हें छोड़ेंगे जिंदा? बताओ, एक आदमी के साथ अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, कोई आदमी तुम्हारे घर में आया अचानक, तुम्हें पीट के चला गया, बलशाली था, तुम उसको नहीं पीट सके, उसके हाथों में बंदूक थी। अब तुम क्या कहोगे कि अब हमारी जेल होनी चाहिए कि हमें वो पीट गया? तुम्हारी जेल नहीं होनी चाहिए, उसकी जेल होनी चाहिए जो पीटने आया था। ये बात तो तुम कह देते हो कि हमें पीटने आया था इसलिए इसकी जेल हो, लेकिन बलात्कार होने पर ये क्यों नहीं कहते कि उसी का बलात्कार हुआ? जब ये तुम किसी से कहते हो ना कि उसका बलात्कार हो गया, उस लड़की का बलात्कार हो गया, तो दूसरे शब्दों में तुम ये भी कहते हो जैसे उसकी जेल ही हो गई, क्योंकि उसके ऊपर तुम एक कलंक दे रहे हो, और कलंक से बड़ी जेल कोई नहीं होती। तुमने तो उसको एक कलंक ही दे दिया, इससे बड़ी क्या जेल होगी? समाज ने उसको एक कलंक दे दिया कि तेरा बलात्कार हो गया, जबकि हुआ नहीं असली में। जैसे कोई आकर के अचानक घर में तुम्हारे आकर के तुम्हें कोई पीट गया, इससे तुम पिट नहीं गए, उनके हाथों में बंदूकें थी, पिट कहाँ गए? ये पीटना नहीं हुआ। पिटे तो तुम तब जब तुम तैयार भी थे, और फिर भी तुम रोक नहीं सके। तुम तैयार थे तो तुम पुलिस बुला सकते थे, तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सके, तो पिटा हुआ माना जाएगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारे ऊपर अचानक कोई आक्रमण कर दे तो तुम पिटे हुए थोड़ी माने जाओगे, तुम धोखे के शिकार माने जाओगे। अब शिकार होने से, किसी ने तुम्हें धोखे से पकड़ लिया, इससे तुम पिट नहीं गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम सोए हुए हो रात को, और तुम्हारे ऊपर कुछ भी कोई डाल सकता है, क्योंकि तुम सोए हो, तो वो तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक वैसे ही किसी का अचानक रेप हो गया तो उसमें उसकी कहाँ से गलती हो गई? उसकी तो गलती नहीं हुई, लेकिन समाज ने हमें सिखा दिया, हमारे समाज ने हमें सब कुछ दे दिया है, और इसलिए हर लड़की सोचती है कि उसका बलात्कार हो गया। ये सबसे बड़ी उधारी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमारा अपना कुछ मौलिक नहीं है, हमारी झूठी परिभाषाओं में हम फंसे हुए हैं, पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा हंसना नकली। तुम्हें पता है तुम एक मशीन हो, तुम हंसते हो ना, तो वो हंसना दूसरों ने तुम्हें सिखाया है, हंस रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें हंसी नहीं आ रही है, वो हंसी नहीं है। वो जो समाज ने तुम्हें सिखाया है, हंसी असली में वो होती ही नहीं है। तुम्हारा रोना नकली है। क्या हुआ? मुझे दुख हो गया। ये दुख सिखाया गया है, तुम्हारा नहीं है, दुख भी नकली है। तुम मौत आने पर मर जाओगे, अच्छा, मौत सिखाई गई है तुम्हें, ये सब बातें तुम्हें सिखाई गई हैं। तुम अपना कुछ नहीं जानोगे, मौलिक नहीं रखोगे, ज्ञान अर्जित नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, प्रकृति को अपनी आंख से नहीं देखोगे, दूसरे की आंखों से उधारी ले लोगे। तुम्हारे सारे विचार दूसरों से आए, तुम्हारी बुद्धि दूसरों से आई, तुम्हारी संवेदनाएं दूसरों से आई। अचानक कोई मर जाए तो चुप हो जाओ और रोने लग जाओ, पछाड़ने लग जाओ। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मरने के बाद सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, मर गए, विदा ठीक से कर दो,
क्या समस्या है, रो क्यों रहे हो? शादियां क्या है ये? सिर्फ एक उधार उत्सव। हम कुछ अपनी तरफ से उत्सव मनाना नहीं जानते, इसलिए एक उधार उत्सव और एक जैसा होता है। शादियां आज तक वैसी हो रही हैं जैसी 5,000 6,000 साल पहले हुआ करती थी शादी, वैसी की वैसी चल रही हैं शादी। कोई उत्सव का तरीका नहीं बदला, सेलिब्रेशन का तरीका ही नहीं बदल रहा है इनका, वही ढंग है सेलिब्रेशन का, एक ही रंग आज तक। अरे भाई, सेलिब्रेशन अलग अलग तरीके से करो, उत्सव अलग अलग तरीके से मनाओ, कभी हंसो, कभी गाओ, कभी और नए नए तरीके निकालो। जीवन का हर पल उत्सव है और उत्सव अलग अलग तरीके से मनाना चाहिए। लेकिन अगर ये ढर्रा बन जाए तो ये उधारी हो गई। विवाह उत्सव है, सेलिब्रेशन है, जो कैसे भी किया जा सकता है। शादी करने से कोई एक नहीं होता, शादी से कौन एक हो पाया है आज तक? लेकिन हमें लगता है कि शादी से एक हो जाते हैं। और अच्छा, तुम्हें कोई एक नहीं कर सकता जब तक तुम सारतः किसी के साथ जुड़कर पूरी तरह से एक ना हो जाओ। बल्कि एक होना कुछ खास नहीं होता, हम एक हैं, हमारी सबसे ही शादी हो चुकी है, जितने भी मनुष्य हैं हमसे कोई भिन्न थोड़ा ही है, सब एक हैं। लेकिन हमारा जो दोस्त होता है उसके साथ हम होते हैं, जबरन दोस्त नहीं बनाए जाते। और जो भी जबरदस्ती से किया जाता है वो डर रहा होता है, वहाँ कोई एक कभी हो नहीं पाया। पति पत्नी कोई आज तक एक हो पाए क्या? आज तक कोई पति पत्नी एक नहीं हो पाया। सब निभा रहे हैं, निभा नहीं रहे हैं, गुजार रहे हैं, क्योंकि अपना कुछ था ही नहीं तो गुजारना पड़ेगा। कुछ नहीं है, लाशें सड़ रही हैं घरों में, सबसे गहरे शमशान तुम्हें घरों में मिलेंगे। शमशान में शमशान नहीं मिलेगा, शमशान में तो बड़ी शांति है, लेकिन घरों में चीख के पीछे, कोलाहल के पीछे जो शमशान छिपा हुआ है, ये रोना भी इसलिए पड़ रहा है, ये चीखें पुकारें, लोगों के सारे दुख, तुम्हारी सांस सांस तड़प रही है। ये सांसें नहीं है जो तुम ले रहे हो, सांसें डर रही हैं मरने से, जीने के लिए हाथ जोड़कर गुलामी की दास्ता स्वीकार कर चुकी हैं। तुम्हारे हाथों में जंजीरें हैं, तुम भीख मांगते हो जीने की भीख मांगी जाती है। सांसों से जीवन का कोई संबंध होता है? सांसों को जीवन मत मानो। तुमने ये भी मान लिया है कि सांसें ही जीवन है, जीवन का सांसों से कोई संबंध नहीं, मौलिकता से संबंध है। तुम में उतना ही जीवन है जितना तुम अपने हो, जितनी तुम में आत्मा है। आत्म का अर्थ होता है तुमने अपने आप को कितना विकसित किया, अपने ढंग से, अपने सार से। तुमने खुद जीवन के मैदान में उतर कर क्या सीखा, ये बात मुख्य है, ये काम की है। बाकी तो कोलाहल है, छट ही जाएगा, बेकार हो जाएगा। कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना उठाओ बाहर, तुम्हारे लिए जीरो है, तुम्हारे लिए बुझ जाएगा। ये तो बस एक चीख है बाहर की, जिसमें तुम बहरे हो गए हो, अपनी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम अपनी आवाज़ सुनोगे, वास्तव में तुम्हें पता चलेगा कि ये सब यूं ही ऊपर ऊपर चल रहा था, मैं तो इसमें कहीं भी नहीं हूँ। और पता है तुम क्यों हो? तुम इसलिए तुम हो ताकि इस अपने होने को थोड़ा सा आगे बढ़ा सको, थोड़ा सा निखार सको। निखारोगे तो बढ़ जाओगे, नहीं तो एक ही जगह पर सड़ते रहोगे, एक ही जगह पर। कोहरे की चादर में लिपटी सांसें उठने का हक नहीं है इन्हें। तुम्हारे चारों ओर एक कोहरा छाया हुआ है, एक धुआं धुआं हो गया है। तुम्हारी खोपड़ी पर एक ऐसा पहाड़ है कि यह तुम्हें उठने भी नहीं देता। तुम्हारी सांसें दबी चली जा रही हैं, रो रही हैं। इस विक्षिप्त भीड़ में
इन पागलों के जंगल में, इन सियारों की चीत्कार में तुम अपने को दबा चुके हो। तुम्हारे सत्य इन सब के नीचे दब कर रह गए। तुम खो गए कहीं ना कहीं। तुम्हारी चमक अंधेरे द्वारा लील ली गई है। जैसे कृष्ण पिंड, काला जो पिंड होता है, ब्लैक होल की तरह वो खींच लेता है सब कुछ अपने आप में, समाप्त कर लेता है, सोख लेता है। ब्लैक होल पूरे के पूरे सूर्यों को निकल जाता है। वैसे ही तुम्हें लील लिया गया है, तुम्हें नष्ट कर दिया गया है। तुम्हारी सांसें दब गई हैं इस कोलाहल में। जकड़न सहती है जिंदगी से जूझती, जिंदा है टूटने से डरती, वही कहती हैं जो सदियां कहती आई। वे उठने को उठना और बैठने को बैठना ही कहती आई हैं। पूर्वाग्रह कहता है तुम घुटने मोड़कर बैठे रहो। उठकर चलने के विचार मात्र से छिल जाती है विचारों के तलवों की कोमल त्वचा। तुम्हें जब कोई उठने के लिए कहता है कि नया करो, नया सोचो, तुम्हारे विचार रो पड़ते हैं। तुम्हारे जो अभी के विचार हैं उनमें कुछ नहीं, बस लचर पचर, कुनकुने, बस रोते हुए लाशों की तरह हैं। जैसे मरे हुए जानवर को घसीट के ले जाया जाता है कहीं डालने के लिए, फेंकने के लिए, वैसे ही तुम्हें घसीटा जा रहा है। तुम में कोई जिंदगी नहीं है। सब कुछ रस्सी दूसरे की जैसे खींचा जा रहा है, हाथ दूसरे के जो खींच कर ले जा रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे दुख दूसरे के, तुम्हारी खुशियां दूसरे की, तुम्हारा सब कुछ दूसरे का। कुछ अपना विकसित करो। अरे दुख भी तुम्हारा हो तो अच्छा, सुख भी तुम्हारा हो तो अच्छा, रोना तुम्हारा हो तो अच्छा, हंसना तुम्हारा हो तो अच्छा। आनंद अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा वही होता है जो तुम्हारा होता है, और बुरा वो होता है जो दूसरे का होता है। और तुम दूसरे का भी अच्छा बुरा बना लेते हो। सिर्फ दूसरे का ही अच्छा बुरा है तुम्हारा, इसलिए सब कुछ बुरा है। जब तक दूसरे का कुछ भी है तब तक बुरा है, और जब तक तुम्हारा कुछ भी है वो अच्छा है। अपनी तो हार भी अच्छी है, और दूसरे के द्वारा खोखली जीत होती है, वो जीत भी बेकार है। दूसरे के लिए, दूसरे के ढंग से सोचना और दूसरे द्वारा दिया गया सोचना, सारे के सारे एहसान बेकार हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अपनी अंदाज की धुन होनी चाहिए, तब कुछ हो सकता है। नहीं तो जूझते रहोगे, जकड़न में फंसे रहोगे, टूटते रहोगे, परंतु कोई सच्चाई तुम्हें नहीं नजर आएगी। तुम्हें झूठी परिभाषाओं के दायरों में जकड़ाया जा रहा है। मुझे सुखाया जा रहा है सड़क के उस पार खड़े वृक्ष की तरह। ठूंठ पसंद है इन्हें, वृक्ष नहीं। इन लोगों को विचारशील व्यक्ति पसंद नहीं है। इन्हें वही पसंद आएंगे, भीड़ को तो लाशें पसंद आती हैं। लोगों में जब ताकत नहीं होती तो मरे मराए लोगों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें पता है जो कम बुद्धिमान होता है वह उनको दबाता है जो उससे कम बुद्धिमान होते हैं, जो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, और तभी तो वह ऐसा महसूस करता है कि वह बुद्धिमान है। जबकि उल्टा होना चाहिए था कि अगर खुद थोड़ा कम बुद्धिमान है तो थोड़ा सा ऊंचे बुद्धिमानों से भिड़ता तो बुद्धिमान बन जाता। परंतु कुछ जीवन नया नहीं चाहिए। आदमी मरे रहना पसंद करता है। वृक्ष विद्रोह करते हैं, वृक्ष नए होते हैं इसलिए उन्हें पसंद नहीं आते। वृक्ष विद्रोह करते हैं जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। समय शांत दिखता है परंतु विद्रोही है, इसका स्वयं पर अंकुश नहीं है। तुम्हारी तरह उसने कहा। उसकी आंखों से टपकते आंसुओं की स्याही से भीगा हृदय। उस पल कविता मन पड़ी थी मेरे, सिसकते भावों को ढांढस मंदाया। कुछ पल उसका दर्द जिया, उसकी जगह खड़े होने की हिम्मत नहीं थी मुझ में।
मैंने खुद से कहा मैं अति संवेदनशील हूँ और अगले ही पल मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया। क्या है? सीधी सी बात यह है कि नई बात जब तुम सोचने भी लगते हो तो डर लगता है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, दुनिया की भीड़ ही ठीक है, यहाँ आराम है, कुछ नया नहीं करना पड़ता। नए रास्ते तो उबड़ खाबड़ होते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएं, पर्वतों में कोई रास्ते नहीं है, पत्थर हैं, पत्थर चुभेंगे पाँव में, निश्चित चुभेंगे, परंतु जिंदगी वही है। यहाँ तो तुम अगर महल भी बना लो तो सड़ा सड़ाया रहेगा। सड़ापन तो सड़ापन होता है, तालाब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कीचड़ ही उससे भरा रहता है, परंतु चलता हुआ पानी सदा शुद्ध रहता है। युवा बनो, नए बनो, फ्रेश ताजा बनो, बिल्कुल मौलिकता लाओ, छोड़ दो बदगी, बासापन पीछे छोड़ दो, नहीं चाहिए कुछ पुराना, सब कुछ अपना बनाओ। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना रहा हो, अपना ज्ञान विकसित करो। कोई कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना रहा हो, अपना विज्ञान जगाओ। कोई कितना ही बड़ा कवि क्यों ना हो, अपनी कविता शुरू करो। सीखो उनसे, लेकिन अपनी सीखो, अपनी कविता सीखो। कविताएं पढ़ो दूसरों की, पर अपनी कविता सीखने के लिए, इसलिए नहीं कि उनकी कविता पढ़नी है, नहीं, दूसरों की कविता पढ़ के अपनी कविता पैदा करनी है। दूसरे के गीत द्वारा अपने गीत को पैदा करो, अपनी धुन को पैदा करो। दूसरे की पेंटिंग से अपनी पेंटिंग तैयार करो। अपनी शांति होनी चाहिए, दूसरे की शांति। बुद्ध की शांति मत लाना, मीरा के मस्ताने ढंग को अपने मस्ताने ढंग में मत तब्दील करना। कृष्ण मत बनना, अपना कृष्ण पैदा करना, अपने को कृष्ण बनाना, अपने को राम बनाना, अपने को आइंस्टाइन बनाना, अपने को माइकल जैक्सन से अच्छा डांसर बनाना। अपना माइकल जैक्सन लाओ, दूसरों को नहीं। दूसरों को छोड़ो, दूसरों को तो आने ही मत दो, वरना तड़पन होगी, घुटन होगी। दूसरा तो दूसरा ही होता है, दूसरा ही घुटन है। जब तक तुम में दूसरा मौजूद है तब तक तुम में बदबू मौजूद है, क्योंकि तुम नहीं हो तो उसके अलावा तो सब कुछ बदबू है। और दूसरा भी खुशबू बन सकता है अगर तुम उसमें भी खुद को बसा दो। अपना होना चाहिए। तुम मिलने जा रहे हो किसी से, तुम जाओ, धर्रा मत बनो, किसी ने बुला लिया तुम चले गए, बस अपने ढंग से। कुछ भी हो, जब तुम्हारे अनुसार हो जाता है, तुम्हारा हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है, उसमें मस्तानापन पैदा हो जाता है। लेकिन होना चाहिए तुम्हारा, कहीं से उठा के मत ले आना। अपना होना चाहिए सब कुछ। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि बुद्ध शांत हैं, ठीक है, शांत होंगे, शांति होती है, इससे इतना ही पता चलता है कि शांति होती है बस। बुद्ध की शांति से तुम शांत बैठ गए थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब ये समझना सिर्फ कि अब भी ये शांति मेरी नहीं है, लेकिन शांति जैसी कोई चीज होती है। तुम्हें कहीं ज्ञान की झलक मिली, इतना ही समझना कि ज्ञान होता है, पर यह मत समझ लेना कि यही ज्ञान होता है। तुम्हें आइंस्टाइन को जानकर इतना पता चला कि वैज्ञानिकता ऐसी होती है, वैज्ञानिकता पता चली। वैज्ञानिक पता नहीं चलना चाहिए, वैज्ञानिकता पता चलनी चाहिए, और फिर इससे अपनी वैज्ञानिकता, अपना विज्ञान जगाओ। तुम्हारे अंदर भी एक विज्ञान छिपा हुआ है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, और उसकी जैसी प्रतिभा किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है, तभी तो वो अलग व्यक्ति है। हर व्यक्ति अलग क्यों है? क्योंकि हर कोई अलग ढंग का है, अलग तासीर है, अलग उसकी क्षमताएं हैं, और उसमें जैसी क्षमताएं वो दूसरे व्यक्ति में नहीं पाई जाती। हर आदमी कुछ ना कुछ ऐसी क्षमता रखता है जो किसी दूसरे में नहीं पाई जाती। इसलिए उसको जगाओ, अपने को जगाओ, अपने को जगाओ, अपने को जगाओ, जगाओ, जगाओ।